हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इंडियन जुडिशरी यानी भारतीय न्याय व्यवस्था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली अपनाई गई है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। स्पेशली इसमें हम इंडियन जुडिशरी की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोकल कोर्ट्स जो हैं वो आते हैं। भारत में न्यायालयों को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, पावरफुल बनाया गया है। और इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप जानते हैं कि इनके लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गई है, इनको सिक्योरिटी ऑफ टर्म यानी कार्य अवधि की स्वतंत्रता दी गई है। एक निश्चित समय से पहले इनको पद से नहीं हटाया जा सकता है और इनके लिए काफ़ी हाई क्वालिफिकेशंस जो हैं वो निश्चित की जाती हैं। इसके अलावा इनको कार्यपालिका से के नियंत्रण से मुक्त रखा गया, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके मामले में सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से इसे इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई है। जो इंडिया में जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन के तौर पर, उसके प्रोटेक्टर के तौर पर काम करती है। तो इंडिया में जो हायरार्की है जुडिशरी की, न्याय व्यवस्था की, तो वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे ऊपर हाई सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट। फिलहाल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं। इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे सबॉर्डिनेट जजेस क्लास 1 आते हैं, इसके नीचे सबॉर्डिनेटेड जजेस क्लास 2 आते हैं और फिर फर्दर इसके नीचे दो तरीके के कोर्ट आते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और या फिर मुंसिफ कोर्ट जो हैं ये इनके नीचे आते हैं। इसके अलावा लोक अदालतें वगैरह जो कुछ भी हैं वो भी इसी लेवल पे आती हैं। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि भारत में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है, यानी भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग से न्याय व्यवस्था नहीं की गई है, पूरे देश के लिए एक सिंगल व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए इसे सिंगल और इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा गया है। दूसरा, इसे इंडिपेंडेंट बनाया गया है, यानी ये विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है, उसके नियंत्रण से मुक्त है, ये स्वतंत्र है। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा। तो इस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना की गई है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि हमारी न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, इसे जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। जो हमारे यहाँ राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के विवाद सुलझाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे मौलिक अधिकारों के गार्डियन के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कार्यपालिका से मुक्त होती है। हमारे यहाँ न्यायपालिका में जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो ओपन ट्रायल की व्यवस्था है, यानी किसी भी केस की सुनवाई है वो बंद कमरों में बेशक से होती हो, लेकिन वो जनता के लिए खुली है। जनता को जानने का अधिकार है कि उस पर किस प्रकार की डिस्कशन एंड डिबेट हुई, उस पर क्या निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म भी इंडियन जुडिशरी के एक फीचर में काउंट की जाती है और इसकी एक खुद का एक इनोवेशन है जिसको आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उसमें देखेंगे कि इंडिया के संविधान के किस आर्टिकल में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किया गया है, पावर ऑफ जुडिशियल क्यों दिया गया है, अगर दिया गया है तो वो कौन से लेवल के कोर्ट को दिया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है या हाई कोर्ट को दिया गया है या दोनों को दिया गया है या उससे नीचे वाले कोर्ट्स को भी दिया गया है। फिर हम देखेंगे कि ये क्या जो ये जुडिशियल रिव्यू है, क्या किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या इस पर कोई सीमाएं लगाई गई हैं। और फिर देखेंगे कि अगर कुछ सीमाएं हैं तो वो क्या सीमाएं हैं। तो आज इसको डिटेल में एक एक
क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे। सबसे पहले आइए बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्यायपालिका के द्वारा विधानपालिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। ठीक है। कार्यपालिका के आदेश कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका कोई आदेश दे, या आपकी स्थायी कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी प्रकार का ऑर्डर जारी करे, तो वो इसमें शामिल है। और संसद या विधायिका कोई संविधान में संशोधन कर दे या कोई कानून बना दे, तो वो भी इसमें शामिल है। इनका वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब बात आती है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये भारत के संविधान में कहाँ दी गई है। जब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था तो उसमें हमने आर्टिकल 13 का जिक्र किया था, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर भारत का संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि या संविधान लागू होने के बाद की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो, ऐसी विधि उस हद तक रद्द मानी जाएगी जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है वही जुडिशियल रिव्यू की पावर न्यायपालिका को देता है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो ये जो आर्टिकल 13 है, इसके अलावा आप जानते हैं कि एक आर्टिकल 368 भी है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। तो एक तरफ तो आर्टिकल 13 कहता है कि वो उन विधियों को रद्द कर सकती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और दूसरी तरफ 368 में कहती है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, या संसद के द्वारा किए गए संशोधनों को भी जुडिशियल रिव्यू के तहत रद्द कर सकती है क्या? तो इस मामले में अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जो भी कानून संसद पास करती थी उसी के अकॉर्डिंग जुडिशरी जो है वो एक्शन लेती थी, लेकिन बाद में ये एक तरीके से मैं बोलूँ कि केशवानंद भारती का जो केस आया 1973 में, उसमें इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का प्रश्न उठा, और उस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 2007 में एक कियो हो तो हो लोन केस आया। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले, यानी केशवानंद भारती के डिसीजन से पहले जितने भी मामले थे उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद अगर 9th शेड्यूल में या किसी भी पार्ट में कुछ डाला जाएगा तो उसका रिव्यू किया जा सकता है। यानी फिलहाल आप कह सकते हो टेक्निकली कि जुडिशियल रिव्यू 24 अप्रैल 1973 के बाद एब्सोल्यूट है, किसी भी कानून का किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले का नहीं किया जा सकता। ये इसके ऊपर एक सीमा है। और हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई है। और हम कह सकते हैं कि समय के साथ जो जुडिशियल रिव्यू है वो उसका एक्सटेंट, उसका क्षेत्र जो है वो व्यापक हुआ है, बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी शक्ति का प्रयोग करके जो हमारी जुडिशरी है उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बोलते हो, मूल ढांचे का सिद्धांत बोलते हो, जिसके आधार पर संसद की आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन कर देने की शक्ति पर सीमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, आई होप आपको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रत्येक प्रकार के ये तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो अंग हैं वो हर एक सरकार के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और सरकार के इन अंगों की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र जो हैं वो देश के संविधान के द्वारा निश्चित होते हैं। और भारत के संविधान में संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के द्वारा सरकार के इन तीनों अंगों के अधिकार क्षेत्र भी निश्चित कर दिए गए हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि
ये तीनों अंग इनसे जो रिक्वायर्ड काम है उनको पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसे में कोई एक अंग जो है वो दूसरे को वो काम करने के लिए बाध्य करता है। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही है। और क्योंकि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका या विधायिका कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है या उनके हिस्से के कुछ काम कर देती है, इसी व्यवस्था को भारत के कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं या विधि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक क्रियाशीलता का नाम दिया है। इनका कहना है कि जो जुडिशरी है अब ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। अब हम इसमें देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह है कि जुडिशरी को अपने अधिकार क्षेत्र से निकलकर दूसरे अंगों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ रही हैं। या फिर हम देखेंगे कि जो जुडिशरी जो एक्टिव हो रही है या ये जुडिशियल एक्टिविज्म का जो आरोप लगाया जा रहा है, तो ये जुडिशरी कैसे कर पाती है, कौन कौन से डिवाइसेस का प्रयोग करती है एक्टिव होने के लिए। और फिर देखेंगे क्या जुडिशरी का एक्टिव होना हमारे सिस्टम के लिए रिस्की है, खतरनाक है, और अगर है तो क्यों है, तो और कैसे इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ये जो टर्म थी, तो टर्म सबसे पहले 1947 में ऑर्थर शेलिंजर जूनियर के द्वारा दी गई थी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस PN भगवती वादी के समय में एक PIL की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो उसी के बाद से ये जो आउट ऑफ द केस जजेस ने जब जस्टिस देना शुरू किया, तो उसी व्यवस्था को कहा गया कि जुडिशरी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है, वो एक्टिविज़म की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक्टिविज़म, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया कि PIL आप जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोकहित याचिकाएं जो आई। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक होता था कि जो जुडिशरी है वो अपने कोर्ट में, अपने न्यायालय में बैठी है, और उसके पास अगर किसी किसी केस के संबंध में किसी प्रकार की याचिका दायर होती है, तभी वो उसके ऊपर एक्शन लेती थी। लेकिन अब पहली बार क्या हुआ कि कहीं पे अगर कोई अन्याय हो रहा है, अगर किसी न्यायाधीश ने उस अन्याय के बारे में जानकारी, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू ली हो या किसी और व्यक्ति के द्वारा एक चिट्ठी के द्वारा ले ली हो, या इसी प्रकार से किसी भी तरीके से अगर उसको कहीं पे इनजस्टिस होता दिख रहा है, तो वो उसका संज्ञान ले सकते थे। तो इसी चीज़ को आगे चलकर जुडिशियल एक्टिविज्म बोला गया। और इसका कारण क्या था, इसके कारण थे कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रही थी। जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन लगातार हो रहा था। तो कहीं ना कहीं देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जुडिशरी ने इस प्रकार का स्टेप उठाया। दूसरा, ये जुडिशियल एंथुजियाज्म भी आप इसको बोल सकते हो कि हमारी जो न्यायपालिका है वो ज़्यादा काम करने के लिए एंथुजियास्टिक थी, उसको लगता था कि उसको ये काम करना चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़ी। तो ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा आप देखोगे कि संवैधानिक शक्तियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपका आर्टिकल 32 है वो सुओ मोटो की पावर देता है। सुओ मोटो का यहाँ मतलब है कि न्यायालय खुद भी किसी अपराध का, किसी चीज़ का संज्ञान ले सकता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और वो व्यक्ति खुद न्यायालय में नहीं गया, तो इस केस में होना ये चाहिए था कि न्यायालय उस पर किसी प्रकार की सुनवाई ना करे, कोई डिसीजन ना दे। लेकिन आर्टिकल 32 ने इसे सुओ मोटो की पावर भी दी है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हो रहे अपराध की या अपने खिलाफ हो रहे उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाता, तो ऐसे में न्यायालय खुद उसके पास जा सकता है। तो इसी पावर का न्यायालय ने यूज़ किया। इसके अलावा एक आर्टिकल 142 के बारे में आप सुनेंगे, जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि जो भारत के न्यायालय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो पूर्ण न्याय देने के लिए आवश्यक हों, यानी कुछ ऐसे स्टेप भी उठा सकते हैं जो
जिनका संबंध डायरेक्टली उस केस से रिलेटेड ना हो, लेकिन उस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको कंप्लीट न्याय में परिवर्तित करने के लिए वो स्टेप उठाना ज़रूरी हो। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज़ करते हुए भी जो जुडिशरी है वो एक ज़्यादा एक्टिव हुई। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ मामलों में लेजिस्लेटिव वैक्यूम देखा गया, यानी बहुत सारे ऐसे केस जुडिशरी के सामने आए जिन मामलों में किसी प्रकार का कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब जब कानून ही नहीं था तो न्यायपालिका के पास प्रश्न था कि वो अब किस आधार पर निर्णय करे। तो ऐसे में उसे स्वविवेक से निर्णय करने की शक्ति मिली और उसने उनके निर्णय देते हुए कुछ गाइडलाइंस दी। वो गाइडलाइन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे कानून बना दिए हों। फॉर एग्जांपल आप विशाखा गाइडलाइन के बारे में जानते हैं कि जो फीमेल्स हैं जब वो घर से बाहर निकल के काम करने लगी तो शुरू में हमारे देश में फीमेल के साथ वर्क प्लेस पे किस प्रकार का बिहेव किया जाए, उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, इसके बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया था। पहली बार विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और उसके बाद जा कर के ये जो फिलहाल आप कानून देख रहे हैं ये कानून आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव वैक्यूम ने भी जुडिशरी को एक्टिव करने का काम किया। इसके अलावा नीड फॉर जस्टिस यानी न्याय की रिक्वायरमेंट थी हर जगह, बहुत सारे लेक्यूना थे, उनको फिल करने के लिए जुडिशरी ने जो है वो अपने आप से कदम उठाए। तो इसलिए भी जुडिशल एक्टिविज्म हुआ। अब बात आती है कि जो जुडिशल एक्टिविज्म है ये करने के लिए जुडिशरी ने कौन कौन से साधन अपनाए हैं, यानी न्याय क्रियाशीलता के डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहला तो है जुडिशियल रिव्यू। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर प्राप्त है और इस शक्ति के अधीन ही ये संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित किए कानूनों या कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। और अगर कोई अधिनियम या सरकारी आदेश संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता हो तो ये उसे उस सीमा तक अवैध घोषित कर देते हैं। अपने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने कई बार ऐसे सिद्धांत बनाए हैं जो सरकार के अन्य अंगों के लिए बंधनकारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और उस अनुच्छेद में ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसी रूप में सीमित है। लेकिन मैंने बताया कि 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे के संबंध में जब निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो इस तरीके के जो निर्णय हैं वो एक तरीके से न्यायिक क्रियाशीलता के प्रतीक हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से को लागू करने से संबंधित जो निर्णय है उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या इसके अलावा जो सिविल राइट ग्रुप्स हैं या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर राइट ग्रुप्स हैं या लॉयर की बार एसोसिएशन है, एनजीओ हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स ने मिलके जुडिशरी को एक्टिव किया है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के डिवाइसेस में हम इनको गिन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अगर हमारी जुडिशरी ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या ये खतरनाक है? आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम अपनाया गया है। आर्टिकल 50 का मैं पहले भी आपको रेफरेंस दे चुकी हूँ। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो न्यायिक सक्रियता है वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए रिस्की है। जब सिस्टम ने 3 अंग बना दिए हैं, तीनों को अलग अलग काम सौंपे हैं, तो वो तीनों अपना काम करें। ये जुडिशरी क्यों दूसरे अंगों के काम में दखल दे? और इसको रिस्की क्यों बताया गया है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जुडिशरी अगर ज़्यादा एक्टिव होके आपकी विधायिका और कार्यपालिका के काम करने लगे तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा। एक डेमोक्रेसी में ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देखिए जजेस जो हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा, जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, क्योंकि वो जो न्यायाधीश हैं वो एक पर्टिकुलर एज तक अपने पद पर बने रहते हैं। सपोज करिए अगर उन्होंने विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसकर कोई अलग से कोई सही काम नहीं किया तो उस
बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। न्यायपालिका को ज़्यादा एक्टिव होकर के दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये कहा जाता है कि न्यायाधीशों के पास इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं होती, विशेषज्ञता नहीं होती कि वो हर मामले में अपना निर्णय दे सकें। जैसा आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे निर्णय लिए। फॉर एग्जांपल, अभी साल भर पहले आपने देखा होगा कि आपके जो नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, तो उनके किनारे जितने भी आपके ये जो बियर बार्स थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो वो जो रोक लगाई, उस रोक लगाने की वजह से कितना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, कितने लोकल लोगों को परेशानी हुई होगी। जिन लोगों की वो ज़मीन थी, जिन्होंने रेंट पे दी हुई थी, उनका इनकम का सोर्स चला गया था। या जो एक तरीके से सरकारें थी, कैसे वो उसको मिसयूज़ कर सकती थी। आपने देखा होगा बाद में जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने उसको कैसे लोकल जो है अब लोकल रोड घोषित कर दिया था या स्टेट हाईवे घोषित कर दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो जो मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो इसके स्पेशलिटी के बाहर का एरिया है और जुडिशरी उसको होलिस्टिकली कवर नहीं कर सकती। तो इसलिए भी जुडिशरी को उसमें ज़्यादा दखल जो है नहीं देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा एक चीज़ है कि सपोज़ करिए कि आपकी जो न्यायपालिका है उसने एक्टिव होके कुछ ऐसी गाइडलाइन दे दी, कुछ ऐसा कानून बना दिया जो ज़रूरी है लागू करना न्याय के लिए, और उसने ये कानून लगा दिया और जो हमारी कार्यपालिका है वो अब उसको लागू करने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो सपोज करिए कि जब ये एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ऐसे में जुडिशरी की रेपुटेशन जो है वो डाउन होगी। कि देश में जुडिशरी कोई निर्णय देती है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़्म जो है वो एनफोर्सेबिलिटी ना होने की वजह से भी इसकी रेपुटेशन को लूज़ करता है, इसकी रेपुटेशन को कम करता है। और सबसे बड़ी बात, बैलेंस ऑफ पावर को के लिए ये खतरनाक है। बैलेंस ऑफ पावर ये कहता है कि तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में काम करें और दूसरा जब भी दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करे तो कोई तीसरा अंग आके उसको बैलेंस करने की कोशिश करे। तो जहाँ तक जुडिशरी एक्टिव है इस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा एक्टिव होती है, अगर ये दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर काम करने लगती है, तो ये हमारे सिस्टम के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, जो कि सही नहीं है। तो जुडिशरी को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होना सही नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम अपनाया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट इज़ गुड। हालांकि कुछ मामले में हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो जुडिशरी ने फ़िलहाल अपना लिया है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर मामले के लिए हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे जाएंगे तो हमारा जो संविधान निर्माताओं की बेसिक सोच थी, हम कहीं ना कहीं उससे दूर चले जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो आइए एक बार देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की स्थापना करता है। फिर हमने हायरार्की ऑफ जुडिशरी देखा इंडिया में। इसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना और फिर जुडिशियल रिव्यू को अच्छे से डिटेल में पढ़ा। फिर हमने जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में जाना। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नमस्कार।